नमस्कार, मैं तानिया पांडे लाइव लॉ के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आइए एक नजर डालते हैं सुप्रीम कोर्ट के पिछले सप्ताह के महत्वपूर्ण आदेशों पर। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 के चलते मामलों की अपील की सीमा अवधि 14 मार्च 2021 से अगले आदेशों तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने कहा कि कोविड-19 दूसरी लहर ने खतरनाक स्थिति पैदा कर दी है और मुकदमों को मुश्किल स्थिति में डाल दिया है। 14 मार्च 2021 की अवधि सभी विशेष और सामान्य कानूनों के तहत सीमा अवधि की गणना से बाहर रखी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80 IA की उपधारा 5 का दायरा पात्र व्यवसाय को आय के एकमात्र स्रोत के रूप में समझते हुए अधिनियम की धारा 80 IA की उपधारा 1 के तहत कटौती की मात्रा के निर्धारण तक सीमित है। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस विनीत सरन की पीठ ने कहा कि इस प्रावधान की उपधारा 1 के तहत कटौती की सीमा को केवल व्यावसायिक आय तक पढ़ने के लिए जोर नहीं दिया जा सकता है। इस मामले में मूल्यांकन अधिकारी ने आयकर अधिनियम की धारा 80 IA के तहत पात्र कटौती को केवल व्यावसायिक आय की सीमा तक सीमित कर दिया। आयकर आयुक्त अपील 1 ने आंशिक रूप से निर्धारित द्वारा दायर अपील की अनुमति दी और अधिनियम की धारा 80 IA के तहत कटौती की सीमा के मुद्दे पर मूल्यांकन अधिकारी के आदेश को पलट दिया। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने धारा 80 IA के तहत कटौती के मुद्दे पर अपीलीय प्राधिकरण के फैसले को बरकरार रखा। उच्च न्यायालय ने ट्राइब्यूनल के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जहां तक धारा 80 IA के तहत कटौती का मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि आपराधिक ट्रायल में मामूली विरोधाभास गवाहों की गवाही पर अविश्वास जताने का आधार नहीं हो सकता। अदालत अभियुक्तों द्वारा दायर की गई एक अपील पर विचार कर रही थी, जो IPC की धारा 302, धारा 34 के साथ पढ़ते हुए बॉम्बे पुलिस अधिनियम की धारा 135(1) के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराए गए थे। अपील में अभियुक्तों द्वारा उठाई गई दलीलों में से एक ये थी कि अभियोजन पक्ष के 2 गवाहों के बयानों में बड़ा विरोधाभास है। जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस R सुभाष रेड्डी की पीठ ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा, जिन विरोधाभासों का अनुमान लगाने की मांग की गई है वे मामूली विरोधाभास हैं, जो उनकी सबूतों को खारिज करने का आधार नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट ने 27 अप्रैल को निर्देश दिया कि केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन को उत्तर प्रदेश की मथुरा जेल से चिकित्सा के लिए दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल में स्थानांतरित किया जाए। उन्हें दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल या एम्स या किसी अन्य सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराना होगा। उन्हें उपचार के बाद मथुरा जेल वापस भेजा जाना चाहिए, जहां वे UAPA मामले में इस आरोप में हिरासत में है कि वे हाथरस गैंगरेप हत्या के अपराध के बाद यूपी में सांप्रदायिक अशांति पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने निष्पादन की कार्यवाही में देरी को कम करने के लिए निर्देश जारी करते हुए कहा कि अदालत को एक निष्पादन दाखिल करने की तारीख से 6 महीने के भीतर निष्पादन की कार्यवाही का निपटान करना होगा, जिसे केवल विलंब के लिए लिखित रूप में कारण दर्ज करके बढ़ाया जा सकता है। पीठ ने उच्च न्यायालयों को भारत के संविधान के आर्टिकल 227 और CPC की धारा 122 के तहत अपनी शक्तियों के तहत किए गए सभी नियमों पर फिर से विचार करने को और अपडेट करने के लिए कहा, जो आदेश के 1 वर्ष के भीतर हो। पीठ ने कहा, ये दिशा निर्देश आर्टिकल 141 के साथ पढ़ते हुए आर्टिकल 142 और भारत के संविधान के आर्टिकल 144 के तहत न्याय की प्रक्रिया को संरक्षित करने के लिए बड़े जनहित में हमारे अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ताकि पक्षकारों द्वारा सामना किए गए मुकदमेबाजी के दौरान डिक्री के फल के लिए अनावश्यक विलंब को दूर करने और कानून की प्रक्रिया में वादियों के विश्वास को बरकरार रखा जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने 27 अप्रैल को दिए गए एक फैसले में आपराधिक न्याय प्रणाली को और अधिक दिव्यांग अनुकूल बनाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस MR शाह की पीठ ने कहा
कि किसी दिव्यांग अभियोजन पक्ष की गवाही या उस मामले के लिए एक दिव्यांग गवाह को कमजोर या हीन नहीं माना जा सकता है, केवल इसलिए कि ऐसा व्यक्ति दुनिया के साथ एक अलग तरीके से बातचीत करता है, सक्षम शरीर वाले समकक्ष के विपरीत। पीठ एक अपील पर विचार कर रही थी जिसमें आरोपी ने 20 वर्ष की पीड़ित लड़की जो जन्म से अंधी थी को उसके घर में घुस के उसके साथ बलात्कार किया था, जिसके खिलाफ आईपीसी की धारा 376(1) और SC/ST एक्ट की धारा 3(2)(V) के तहत दंडनीय अपराधों के तहत ट्रायल चलाया गया था और उसे दोषी ठहराया गया था। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने सजा और दोष सिद्धि की पुष्टि करते हुए उसकी अपील को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अंततः आरोपी को SC/ST अधिनियम की धारा 3(2)(V) के तहत दोषी नहीं ठहराया और धारा 376 आईपीसी के तहत दोष सिद्धि और आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने 28 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक बनाम जयंतीलाल N मिस्त्री मामले में 2015 के फैसले को वापस लेने की मांग करने वाले कुछ बैंकों द्वारा दायर आवेदनों को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि RBI RTI एक्ट के तहत बैंकों से संबंधित डिफॉल्टरों की सूची, निरीक्षण रिपोर्ट, विशेष विवरण आदि का खुलासा करने के लिए बाध्य है। जस्टिस L नागेश्वर राव और विनीत सरन की खंडपीठ ने उन आवेदनों को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के नियमों में किसी फैसले को वापस लेने के लिए आवेदन दाखिल करने का प्राविधान है। पीठ ने कहा, इस अदालत के फैसले को वापस लेने के लिए एक आवेदन दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के नियमों में कोई प्राविधान नहीं है। इसी के साथ आज का एपिसोड समाप्त होता है। आशा करती हूँ आप इस कठिन समय में हिम्मत नहीं हार रहे हैं और अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे हैं। मैं हूँ तानिया पांडे, फिर मिलेंगे अगले सप्ताह। नमस्कार। Subscribe to our channel and press the bell icon to never miss a video from Live Law.